Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brar, UGC NET qualified from district Hanumangarh of Rajasthan state. आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सेलिंग टू बाइजेंटियम रिटन बाय W.B. ईड्स। जैसा कि मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस आया है लिटरेचर का पोर्शन मैं सारे का सारा कंप्लीट करवाऊँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये पोइम है रिटन बाय W.B. ईड्स। पोइम नंबर 10 है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। टोटल वहाँ पे 21 पोइमें दी हुई हैं। 21 में कुछ पोइमें दो भी हैं, जैसे कि एमिली डिकेंस की 2 पोइमें रहेंगी। ओवरऑल आपकी पोइमें टोटल 23 बनेगी। 23 में से मैंने आज की हमारी पोइम नंबर 10 है, पिछली वीडियो में पोइम नंबर 9 को कंप्लीट किया था, और इससे आगे हम पोइम नंबर 11 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि मेरी कोशिश रहेगी 99% कि आपका जो भी सिलेबस है ना RPSC का, वो मैं सारे का सारा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारी आज की पोइम पर चलते हैं। पोइम की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पोइम को टीच करवाने के लिए मैंने विकीपीडिया और जो भी मेरे को ऑथेंटिक सोर्स मिले उनको डिटेल के अंदर स्टडी किया। कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी कोशिश रहेगी 99% आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ये PDF जो रेडी की है टीच करवाने के लिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसमें टाइटल, पोइट के बारे में, पोइम को कब लिखा गया, पब्लिकेशन कब हुआ, किसको डेडिकेट है, फॉर्म क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। फिर पॉइंट नंबर 2 रहेगा सेंट्रल थीम क्या है इसका, उसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 के अंदर सिंबलिज्म और जो इसके सिंबल्स यूज़ हुए हैं या अल्यूज़न यूज़ हुए हैं उसका भी मैं आपको बता दूंगा। फिलोसफिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट इसका क्या रहा, जो कि विकीपीडिया पर दिया हुआ था, वो भी आपको एक शॉर्ट नोट में मिल जाएंगे। थीम, कॉन्ट्रास्ट, इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इम्पैक्ट इसका क्या रहा, यानी कि इस पोइम पर और लोगों ने क्या कुछ लिखा या क्या कुछ कहा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनके एग्जांपल्स भी आपको आगे एक्सप्लेन मैं करूँगा। और लास्ट के अंदर हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी। 4 के 4 स्टैंजाज हैं इसके अंदर, और बिल्कुल एंड के अंदर फिर से दोबारा एक रिवीजन रहेगा, मीनिंग क्या है इस पोइम का स्टैंजा वाइज। ये PDF जो आपको है, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है लिटरेचर वर्ल्ड बाय ब्राड, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लिटरेचर वर्ल्ड। इस पर कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सूझे से सार हो गया ना, हमारे जो काम के पॉइंट GK के टॉपिक्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे उसकी PDF मिल जाती है। जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, हर एक पोइम की जो भी PDF है, मैंने जो PDF रेडी की है वो भी, और इसके अलावा और भी कोई ऑथेंटिक मटेरियल हमारे पोइम से रिलेटेड है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है लिटरेचर वर्ल्ड बाय ब्राड। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो दोस्त मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरी फेसबुक ID ब्राड दीप लिरिक्स ये आपको दिखाई दे रही है, और ये मेरी टेलीग्राम ID, आप यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। और आपकी कोई भी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, डायरेक्टली मैसेज कर देना, आपका जो भी मेरे से हो पाएगा उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये बाकी की पोइमें जो मैंने करवा रखी हैं, ये सारी की सारी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जब तक आपको ये कई बार वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, तो आप ना इसी चैनल के एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर सारे के सारे वर्क हैं। जैसे कि RPSC फर्स्ट ईयर की एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप इसको जाके अलग से सेव कर सकते हो, जो भी पोइमें आएंगी यहाँ पर आती रहेंगी। बाकी का ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ सिलेबस, पिछले साल करवाया था, दोबारा फिर करवाऊँगा। बट जब तक करवाऊँगा ना, तब तक अगर आप चाहें तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, जैसे लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए, पीरियड्स हो गए, और आपकी फॉर्म्स हो गई,
ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए आए हो तो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारी पोइम पर। सिलेबस के जो सीक्वेंस में पोइम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारी पोइम नंबर 9 या फिर 10 नहीं है, क्योंकि मैंने जब उसको सीक्वेंस में करवाना शुरू किया तो स्टार्टिंग की हमारी जो पोइट्री का सेक्शन है उसमें कुछ पोइमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं, तो फिर उस पोइम को रेडी करने के लिए मेरे को 2 या 3 दिन लग जाते हैं। मैंने सोचा कि एक आधी लेंथी पोइम के बाद में कुछ जो छोटी पोइमें हैं उसको साथ में कवर करते रहेंगे। जैसे आज की हमारी पोइम ज़्यादा लेंथी नहीं है, टोटल 32 लाइन्स हैं। नेक्स्ट की हमारी जो पोइम रहेगी रविंद्रनाथ टैगोर की, वो भी छोटी सी पोइम है, ताकि बीच में छोटी पोइमें आपके साथ में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारी इस पोइम पर। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आपको मटेरियल जो मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा। आप चाहो तो कोई भी बाद में टेस्ट लगा कर देख सकते हो, आपको 99% तो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैटर करता है कि आपकी थोड़ी सी इंग्लिश पर कमांड कैसी है। कई बार हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो एक अलग मुद्दा है भाई, ठीक है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को हार्ड कर दिया जाता है। अगर किसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो आंसर उसका निकाल लेता है, अगर आपने पोइम के क्रिटिकली अगर आपने एनालिसिस कर रखा हो तो। चलिए, तो हमारी पोइम सेलिंग टू बाइजेंटियम W.V. ईट्स। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब यहाँ पे समझाने का कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जस्ट याद रखनी होती है, या फिर रट्टा लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। टाइटल पोइम का सेलिंग टू बाइजेंटियम एक बार लिख के देख लेना, कोई पता नहीं स्पेलिंग इधर उधर कर देगा, बीच में कुछ भी लगा सकता है। सेलिंग टू ए बाइजेंटियम कर सकता है, सेलिंग इन बाइजेंटियम किया जा सकता है। तो टाइटल को भी एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए, कहीं ये ना हो कि मैंने डिटेल के अंदर पोइम पढ़ के जाएं और नॉर्मल क्वेश्चन आए और वो गलत हो जाए। ओके, अब जैसे टाइटल है सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है जब आप समुद्री कोई यात्रा करते हो शिप वगैरह से, जो समुद्री जो जहाज होते हैं उसके जरिए। बाइजेंटियम, बाइजेंटियम एक शहर का नेम है, रियल में अब कोई ऐसी सिटी नहीं है। ये मान लो कि पुराने टाइम के अंदर ग्रीस के अंदर एक सिटी थी जिसे आज के टाइम पे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अब वहाँ की यात्रा करना चाहते हैं W.V. ईट्स। अबाउट पोइट, अबाउट पोइम, पोइट के बारे में डिटेल में जहाँ तक मेरे को ज़रूरी होता है मैं वहीं तक बताता हूँ। पूरी बायोग्राफी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार कोई वीडियो देख सकते हो, बट इस पोइम से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी वो आपको मैं बता देता हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना ज़रूरी है इस पोइम के लिए। क्यों? क्योंकि ये पोइम जब लिखी गई तब आपके W.V. ईट्स 60 से लेकर 61 ईयर के थे, तो आपको एज पता होगी तो थोड़ी सी आपको इस पोइम को समझने में मदद मिलेगी। विलियम बटलर ईट्स, जिनका जन्म 13 जून 1865 के अंदर हुआ, इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 के अंदर। ये एक आयरिश पोइट हैं। जब भी आपको UGC नेट वगैरह में लिटरेचर पढ़ना होता है तो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड किया कर दिया जाता है। जैसे आपको कनेडियन लिटरेचर हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, है ना, यूरोपियन हो गया, अफ्रीकन हो गया, इंडियन हो गया, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग लिटरेचर को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम आयरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आयरिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। आयरिश लिटरेचर को पढ़ने का मतलब कि आपको W.V. ईट्स को तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आयरलैंड के थे, ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। दूसरा पॉइंट इनके बारे में जो खास है, ये मान लो कि आयरलैंड के अंदर अगर लिटरेचर को आगे कोई लेके आया तो वो विलियम बटलर ईट्स, क्योंकि इन्होंने 2 लोग और लोगों के साथ मिलके द एबे थिएटर की फाउंडिंग की थी। यानी कि आयरलैंड के अंदर द एबे थिएटर को फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। 2 लोग और कौन थे? ब्लू कलर से लिखा हुआ है, जिनका पूरा नाम जॉन मिल्टन सिंज के नाम से जाना जाता है, नॉर्मली हम जानते हैं जॉन सिंज के नाम से। दूसरा लेडी ग्रेगरी। ये तीनों ने मिला, W.V. ईट्स, जॉन सिंज और लेडी ग्रेगरी, इन तीनों का ही नाम जुड़ता है जाके द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल से, और जो थिएटर का नाम द एबे थिएटर से
इनको इनको जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि इनका ज़्यादा योगदान, ये कह लो कि इन लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की आयरलैंड के अंदर। तो जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल और द एबे थिएटर, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अब ये तीसरा पॉइंट पोइम से कोई रिलेट नहीं कर रहा, बट हम इतने बड़े एक पोइट को पढ़ रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए आयरलैंड का पोइट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला वो W.B. ईट्स, जिन्हें 1923 के अंदर 1923 के अंदर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनका ईयर या डेट ऑफ डेथ क्यों याद रखनी है, क्योंकि इस पोइम को लिखा गया था 1926 के अंदर, 1926 के अंदर। तो अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद रहेगा तो आप वैसे या तो याद कर लो, इस पोइम को लिखा था W.B. ईट्स 60 से लेकर 61, यानी कि 60 से 61, 60 या 61 साल की उम्र के बीच में थे। अब आप सोचो कि जो बंदा 60 साल का कोई पोइम लिख रहा है, इसका मतलब कि वो बुढ़ापे में है, तो वो बुढ़ापे में पोइम लिख रहा है। अब ये दिमाग में रखना कि हाँ, इस पोइम को एक बूढ़ा व्यक्ति लिख रहा है। तो लिखा गया 1926 के अंदर। अब दूसरा, पब्लिकेशन की बात की जाए, इस पोइम को पहली बार पब्लिश करवाया गया था अक्टूबर ब्लास्ट, ये फुल टाइटल था, इनका पोइट्री कलेक्शन आया था अक्टूबर ब्लास्ट, जो कि 1927 के अंदर आया, उसके अंदर ये पोइम थी। दूसरी बार इसी पोइम को दोबारा से पब्लिश करवाया गया, तब इनका पोइट्री कलेक्शन था द टावर, जो कि 1928 के अंदर आया। अब जैसे आप विकीपीडिया पर जाओगे, द टावर कलेक्शन को सर्च करोगे, उसके कंटेंट में जाओगे, तो पहली पोइम आपको मिलेगी सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो अगर कोई पूछ ले कि 1928 के अंदर जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है वो द टावर के अंदर कौन से नंबर की पोइम है, तो पहली पोइम है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। तो ये आप दोनों ही ईयर याद रखना। अगर ये पूछा जाए कि भाई 1927 में कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई, तो अक्टूबर ब्लास्ट के अंदर। 1928 की बात की जाए तो द टावर के अंदर। ये पोइम डेडिकेट है, यानी किसी को डेडिकेट की गई है। डेडिकेट की गई है आयरलैंड के एक पेंटर थी, लेडी थी, एक पेंटर भी थी और इलुस्ट्रेटर थी। इलुस्ट्रेटर क्या होता है, जो कोई वगैरह इलुस्ट्रेट करता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। एक लेडी थी जिनका नाम था नोरा मैकगुइनस, ये पूरा नाम है इनका, नोरा मैकगुइनस। सॉरी, एक मिनट, जस्ट मैं दोबारा इसको प्रोनाउंस करता हूँ, नोरा मैकगुइनस। गलत प्रोनाउंस कर दिया, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना भाई, नाम है आयरलैंड का, नाम है, अब नहीं प्रोनाउंस हो रहा तो उसके लिए सॉरी। आप खुद इसको प्रोनाउंस करके देख लो, वैसे भी आरपीएससी प्रोनाउंस करवा के तो देखेगी नहीं। हाँ, ये पूछ लेगी किसको डेडिकेट है, तो नोरा का नाम याद रखो, नोरा, इतना ही काफ़ी है, नोरा। ये कौन थी, ये आयरिश पेंटर थी। फॉर्म, यानी कि ये पोइम जो हम पढ़ रहे हैं, ये पोइम है किस टाइप की, ये भाई कितने स्टेंजाज हैं, कितनी लाइनें हैं, उसी को हम फॉर्म बोलते हैं। तो टोटल इसके अंदर 4 स्टेंजाज हैं, ईच इन ऑक्टेव, ऑक्टा राइमा। ऑक्टा बनता है ऑक्ट से, ऑक्ट यानी कि 8 लाइनों का एक स्टेंजा, जिसे हम ऑक्टेवा राइमा बोलते हैं। 8 यानी कि 4 स्टेंजा आएंगे, एक के अंदर 8 लाइनें, टोटल होगी 32 लाइनें। जो 32 की 32 लाइनें, अगर मीटर की बात की जाए तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। आई होप आयम्बिक पेंटामीटर आप लोगों को पता होगा जब आप मीटर के अंदर पढ़ते हो। राइमिंग स्कीम की बात की जाए, हर एक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम एक जैसी है, ए बी ए बी ए बी, 3 बार तो ये बोलना है, ए बी ए बी ए बी, और लास्ट में सी सी, यानी कपलेट आ जाएगा। ये टोटल 8 लाइनें हो गई। तो ये हमारी होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा कोई फैक्ट है नहीं जो चीज़ आपको समझाई जा सके। टाइटल देख लिया, पोइट देख लिया, कब लिखा गया, कब पब्लिश किया गया, किसको डेडिकेट है, क्या फॉर्म है, क्या राइमिंग स्कीम है। याद रखना कि ये एक तब लिखी गई जब W.B. ईट्स खुद बुढ़ापे में थे। अब अगला पॉइंट हमारा सेंट्रल थीम का है। थीम का मतलब होता है कि ये पोइम किस बारे में है।
अब मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी कुछ लाइनों में बता देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति है, वो मानता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है, यानी कि हमारे आज का जो वर्ल्ड है, दुनिया, वो तो भाई सांसारिक सुखों में विलुप्त है। नौजवान लोग प्रेम कर रहे हैं, अपनी महबूबाओं के बाहों में पड़े हुए हैं। उन्हें आध्यात्मिकता से, आर्ट से, कला से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति मानता है कि भाई ये दुनिया बूढ़ों के लिए तो नहीं है, और वो चाहता है कि मैं एक यात्रा करूं, मैं बाइजेंटियम जाऊं। अब बाइजेंटियम रियल में नहीं, वो चाहता है कि मैं इमेजिनेशन के जरिए वहाँ पर जाऊं, जो कि एक आध्यात्मिक, आप कह लो कि एक प्रकार की तीर्थ यात्रा पर वो जाना चाहता है। ठीक है, ये इसका सेंट्रल थीम है। वो बताता है कि इस दुनिया में क्या कुछ है। फिर वो बूढ़ापे के कुछ दुख दर्द भी बताता है कि बूढ़ा आदमी इस प्रकार की दुनिया में किस नज़र से देखा जाता है। वो बताएगा कि बाइजेंटियम में क्या चीज़ है, वहाँ पर क्यों जाना चाहता है, और वहाँ जाकर जाके वो क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है। वो होना चाहता है इमोर्टल, नश्वर। वो चाहता है कि मेरे को बाइजेंटियम में बनी हुई आर्ट की तरह ही मेरे को भी, वो उन देवताओं से प्रेयर करेगा कि मेरे को भी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, मेरे को एक इमोर्टल आर्ट बना दो, ताकि मैं इस शरीर को छोड़ दूँ और मैं भी सदा के लिए अमर हो जाऊं आर्ट की तरह। कुछ ना कुछ आइडिया आपको यहाँ पे जॉन कीट का नज़र आएगा, वो भी आर्ट को ज़्यादा प्रमोट करते थे। ये इसका ओवरऑल थीम है। अब आप थीम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। पहला पॉइंट थीम में आप पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट, ईट्स एक्सप्लोर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मोर्टल डिके एंड इमोर्टल आर्ट। यानी कि कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी और एक वो हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे कि आर्ट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे ईट्स इमेजिन करते हैं एक सिंबॉलिकल जर्नी। रियल में जर्नी नहीं है कि वो यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंबॉलिकल है। सिंबॉलिकल यात्रा जो कि शुरू होगी लैंड ऑफ यूथ एंड सेंसुअलिटी, मतलब कि एक ऐसा संसार जिसमें यूथ है। यूथ सिर्फ सेंसेस का प्रयोग करता है, बुढ़ापे में तो कोई सेंसेस होती नहीं। यानी कि नौजवान जो मज़े कर रहा है, कह लो इसी बात लैंग्वेज में ये कह लो कि नौजवान जो आजकल का जो मज़ों में पड़ा हुआ है ना, उस सिटी से वो यात्रा शुरू करेगा और कहाँ जाएगा, टू बाइजेंटियम। बाइजेंटियम ए सिटी रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल विजडम, एक ऐसी सिटी जो रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल विजडम। अब ये स्पिरिचुअल वर्ड बहुत बार आएगा, आध्यात्मिक, क्योंकि वो यात्रा ही इस प्रकार की करना चाहता है जो आध्यात्मिक है। अब और भी किसी को अगर ईजी समझना है तो ये समझ लो यार, एक तो नौजवान है, वो तो सोचेगा नहीं कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाके आऊँ, सोचेगा क्या, नहीं सोचेगा ना। वो तो सोचेगा कि पब में जाऊँ, क्लब में जाऊँ, ठुमके लगाऊँ, पैग शैग लगाऊँ, है ना, अपना इंजॉयमेंट करूँ यार, सीधी सी बात यही है। वो तो ये सोचेगा। एक बूढ़ा आदमी क्या सोचेगा, 60 साल का, मैं धार्मिक यात्रा पे जाके आऊँ, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, मैं इस शरीर को छोड़ दूँ, इसमें दुख तकलीफ़ हैं। अब वो तो वही सोचेगा ना। बस कुछ यही आइडिया है आपको सिंपल, मैं इससे इससे सिंपल आप और कैसे समझ भी नहीं सकते। बस ये एक सिंपल आइडिया इसका यही है। तो वो उस बाइजेंटियम में जाना चाहता है, स्पिरिचुअल विजडम, आर्टिस्टिक परफेक्शन एंड एटर्नल लाइफ। एटर्नल जो हमेशा चलती है, अब आर्ट कभी मरती थोड़ी है। ये पोइम एक्सप्रेस क्या करती है, तो पहला पॉइंट ये एक्सप्रेस करेगी एगोनी। एगोनी होता है भाई दुख दर्द। एगोनी ऑफ एजिंग यानी कि बुढ़ापा, एजिंग यानी कि बढ़ती हुई उम्र, एंड मोरालिटी। मोरालिटी और एजिंग के जो दुख दर्द हैं उनको एक्सप्रेस करेगी। ओके। दूसरा पॉइंट, अर्निंग होता है एक चाहत फॉर परमानेंस एंड ट्रांसडेंस, एक ऐसी चाहत जो हमेशा के लिए बनी रहे। मतलब एक चाहत है उस बूढ़े व्यक्ति की कि मैं हमेशा के लिए रहूं, वो इस फॉर्म में ना रहूं जिस फॉर्म में आज वो है। तीसरा पॉइंट, ये पोइम रिप्रेजेंट करती है या एक्सप्रेस करती है फैशन ऑफ आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोरलिटी। इन 3 पॉइंटों को ये पोइम एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, हमने इसका थीम समझा। थीम से बगैर अगर आपने समरी समझ ली तो आपका थीम अपने आप ही बन जाएगा। कुछ वर्ड याद रख लेना आपको आंसर निकालने में अगर समझ में ना भी आया हो। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सिम्बल्स एंड एल्यूजन्स। ये होता क्या है, इसमें क्या ना, पोइट तो डायरेक्ट लिख देगा, जैसे लिख देगा कि बाइजेंटियम जाना चाहता है, तो एक नज़र में आपको लगेगा कि ठीक है कोई बूढ़ा आदमी होगा वो बाइजेंटियम जाना चाहता है। असल में यहाँ पे बाइजेंटियम नहीं है, वो एक सिंबल है। मतलब
वो रियल में बाइजेंटियम नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि मैं इस संसार को छोड़ के कोई ऐसी आर्ट की फॉर्म में चेंज हो जाऊं जो इस संसार में ना हो, मतलब मैं कोई आर्ट बन जाऊं परमानेंट रहे। उन्हें हम सिंबल बोलते हैं। सिंबल जैसे यार मैंने कहा कि भाई सिंबल, जैसे आपने कोई रोज़ को देखा, गुलाब के फूल को देखा, तो कोई मेरे को फीलिंग शेयर करनी है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने जैसे रोज़ का नाम बोल दिया कि यार कुछ ना वो जैसे रोज़ होता है, तो हाँ ठीक है, वो आपके अंदर जो एक फीलिंग क्रिएट होती है ना, वो सिंबल होता है कि मैंने फूल के जरिए आपको, एक फूल के सिंबल के जरिए आपको फीलिंग समझा दी। तो उसी प्रकार यहाँ पे बाइजेंटियम एक सिंबल है, सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन। स्टोरी, अभी इसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। आप विकीपीडिया पर जाकर गूगल पर सर्च कर लोगे, अब डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि भाई बाइजेंटियम क्या है। ठीक है, ग्रीक की एक पुरानी कंट्री थी जिसका नाम बाइजेंटियम था, बाद में कॉन्स्टेंटाइन का एक राजा था, उसने उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटाइन का नगर। जैसे अब आज के टाइम पे इसको इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल ग्रीक के अंदर आई थिंक पड़ता है। ठीक है, बाकी वो तो लोकेशन है, आप खुद भी जाके सर्च करो, एक बार कर लेना कि भाई है ये लोकेशन कहाँ पे पड़ती है। दूसरा सेलिंग है। अब सेलिंग तो वही एक यात्रा, असल में यात्रा है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर ये भी एक मेटाफर है फॉर स्पिरिचुअल क्विस्ट एंड जर्नी ऑफ द सोल, यानी कि एक प्रकार की आत्मा की यात्रा। वो आत्मा को कहाँ पे लेके जाना चाहता है एक बूढ़ा व्यक्ति, वो चाहता है कि आत्मा को मैं कहाँ पर लेके जाऊँ, कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर कर दूँ। फिर आएगा एक वर्ड आएगा गोल्डन बर्ड, यानी कि सुनहरा पक्षी। ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है जो रिप्रेजेंट करती है एटर्नल आर्ट को और इमोर्टलिटी को। गोल्डन बर्ड पुराने मिथ के अंदर ये एक ऐसी आर्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, पुराना कोई एटर्नल आर्ट एंड इमोर्टलिटी। फिर नंबर 4 पे है गोल्डन बो। ये गोल्डन बो है ना, ये वर्जिल की जो एनाइड थी, एनियड, जो कि एक एपिक पोइट्री में नाम आता है। जब एपिक को पढ़ते हैं, एपिक एक लंबी सी पोइम, तो वहाँ पे हम वर्जिल की ये एनिड का नाम पढ़ते हैं। उसके अंदर द गोल्डन बो का जिक्र हुआ था, वहाँ से इस रेफरेंस को लिया गया है। द गोल्डन बो को पूछा जा सकता है कि ये भी कहाँ से लिया गया है, तो वर्जिल की एनिड से, जो सिंबलाइज करता है पासेज टू अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड एंड द डिवाइन सोल ट्रैप्ड इन द मॉर्टलिटी बॉडी। मतलब कि बॉडी, जो हमारी आत्मा है इस मॉर्टल बॉडी में फंसी हुई है ना, वो इस संसार को छोड़ के किसी और चीज़ में पास हो जाए, गुजर जाए, किसी और चीज़ में आ जाए, उसको रिप्रेजेंट करता है ये द गोल्डन बो। फिर आगे नंबर 5 पे है सेज। सेजेस क्या होता है, साधु संत। सेजेस इन द गॉड्स हॉली फायर, ये कुछ साधु संत हैं जो पवित्र अग्नि के चारों ओर खड़े हुए हैं। इसकी फ़ोटो भी आप गूगल पर देख सकते हो। बाइजेंटियम सेंट्स, असल में ये बाइजेंटियम के सेंट्स थे। बाइजेंटियम एक शहर था, पवित्र था, काफ़ी धार्मिक था, वहाँ की आर्ट बहुत फेमस थी। ज़्यादातर ये आध्यात्मिक या फिर धार्मिक रुझान से ज़्यादा फेमस था ये शहर। तो वहाँ के जो संत हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये तस्वीर। मोज़ाइक फिगर्स हैं, मोज़ाइक यानी कि उनकी पेंटिंग सोने से बनी हुई कुछ दीवारों पर कलाकारियाँ। उस टाइम की एक आर्ट थी जो सोने से बनाई जाती थी, दीवारों पर कुछ कलाकारी दिखाई जाती है, उसे मोज़ाइक बोलते हैं। तो बाइजेंटियम के सेंट्स हैं, मोज़ाइक के जो फिगर्स हैं, जो सिम्बोलाइज करते हैं डिवाइन विजडम को, देवीय बुद्धि को। टैटल्ड कोट, टैटर क्या होता है, फटा फटा हुआ कोट है, चित्रे जिसके निकले होते हैं, फटा हुआ कोट। अपॉन ए स्टिक, यानी लकड़ी, एक लकड़ी की छड़ी पर टंगा हुआ फटा पुराना कोट। ये मेटाफर यूज़ किया गया एक बुढ़ापे वाले आदमी के लिए, कि एक बूढ़ा आदमी कैसा होता है। सिमिली का यूज़ तो किया नहीं, डायरेक्टली उसको ये बोल दिया कि एक बूढ़ा आदमी क्या है, एक फटा पुराना कोट है जो कि लकड़ी पर टंगा हुआ है। लकड़ी मतलब उसमें कोई जान तो है नहीं, कोई बुढ़ापा तो है नहीं, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आ रही है, तो वो लकड़ी जैसे लगता है शरीर, उसके ऊपर कुछ फटा पुराना सा कोट टंगा हुआ है। तो बहुत ही बुरी सी कंडीशन दिखाई गई है एक बुढ़ापे की। तो इमेज ऑफ ह्यूमन डिके एंड वीकनेस इन द ओल्ड एज, जो रिप्रेजेंट करता है कि बुढ़ापे के अंदर इंसान की जो एज है, जो शरीर है, वो इस प्रकार का हो जाता है। तो ये कुछ प्रकार के 6 इसमें क्या आए थे, सिम्बल्स और एल्यूजन्स हैं। सिंबल भी और एल्यूजन भी है, दोनों ही इसके अंदर हैं। अब नंबर 4 पे है फिलोसफिकल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। ये विकिपीडिया का आर्टिकल कह रहा है
कि इस पोइम को लेकर जॉन कीट ने क्या कहा या किसी और फेमस स्कॉलर ने क्या कहा। सबसे पहले तो जॉन कीट ने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट दिया था, खुद लिखा था 1931 के अंदर बीबीसी के लिए। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये पोइम मेरी आत्मा की स्टेट को शो करती है, द स्टेट ऑफ माई सोल, यानी कि मेरी आत्मा की कंडीशन क्या है। अब देख लो 1931 के अंदर है, तब उसकी एज क्या रही होगी, वही 60 से 62 63 के तकरीबन। तो विलियम वर्टल ईट्स ने खुद ने कह दिया कि ये पोइम द स्टेट ऑफ माई सोल है, मेरी आत्मा की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है, मैं अंदर से इस प्रकार से हूँ। फिर दूसरा उन्होंने ये भी बात कही कि ये पोइम कुछ ऐसी है जैसे बुक ऑफ केल्स। अब ये एक धार्मिक पुस्तक है जिसको लिखा गया ग्रीस, आई थिंक ग्रीस के अंदर, थोड़ा क्लियर कर लेना, या बाइजेंटियम की आर्ट, कि जिस प्रकार बाइजेंटियम की आर्ट है, जिस प्रकार बुक ऑफ केल है, उसी प्रकार से मेरे लिए ये पोइम है। Yeats said the poem reflects the state of my soul, showing his desire for spiritual making of the soul in old age. He connects this to the Book of Kells and Byzantium art, symbols of spiritual craftsmanship. ये दोनों बुक्स है ना, बुक्स ऑफ केल्स एंड बाइजेंटियम, ये भी एक सिंबल हैं स्पिरिचुअल क्राफ्ट्समैनशिप के। उसी प्रकार ईट्स ने ये बात कही कि मेरी पोएम भी वैसी ही है। मेरी ये जो पोइम है ना, सेलिंग टू बाइजेंटियम, वो इन दो वर्क से कंपेयर करके देखी जा सकती है। मेरे लिए इस पोइम की वैल्यू इन दोनों वर्क के बराबर ही है। ये बात ईट्स ने खुद ने कही थी 1931 के अंदर। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जॉन क्रॉन रैनसम का व्यू इस पोइम को लेकर क्या रहा। जॉन क्रॉन रैनसन कहते हैं कि ये पोइम एक प्रेयर है, प्रेयर टू हॉली सेजेस डिफाइंड एंड स्पिरिचुअल, डिग्निफाइड और स्पिरिचुअल जो धार्मिक संत है ना, उनके लिए एक प्रार्थना है, उनसे एक प्रार्थना। ये बात किसने कही, ये जॉन रैनसम ने कही। तीसरा पॉइंट, क्लिंथ ब्रूक्स। क्लिंथ ब्रूक्स ने ये बात कही कि इस पोइम के अंदर ईट्स ने मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों का यूज़ किया भी है और दोनों का यूज़ नहीं भी किया। दोनों चीज़ों का, आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म का यूज़ किया और नहीं किया, ये बात किसने कही, क्लिंथ ब्रूक्स ने। ये जो पॉइंट अभी बताया ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल के लिए है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूजीसी नेट का, तो वहाँ पर आने के चांसेस हैं। बट आरपीएससी को कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि विकीपीडिया पर ये दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या है, इसलिए मैंने वो 3 पॉइंट आपको हाईलाइट कर ही दिए कि इनको थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद में थीम की बात की जाए, थीम भी और कुछ कंट्रास्ट भी है। कंट्रास्ट लेकिन विरोधाभास दिखाया गया है, एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये चीज़ है। तो पहला पॉइंट है मोरालिटी वर्सेस इमोरालिटी। एक तरफ बुढ़ापा, एक तरफ बहुत जवान नौजवान। दूसरा, एक तरफ नेचर है, एक तरफ आर्टिफिस है। एक वो चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी, एक वो चीज़ जो हमेशा रहेगी। एक तरफ नेचर, एक तरफ आर्ट। नंबर 3, एक तरफ है यूथ, एक तरफ है ओल्ड एज। नंबर 4, एक तरफ बॉडी, एक तरफ सोल, आत्मा। फिर नंबर 5 है टाइम और एटर्निटी। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इसके थीम भी बन सकते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट्स भी है। यहाँ पे आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ खास भी नहीं है, इनके नाम ही बता देते हैं भाई, एक तरफ मोरालिटी क्या है, एक तरफ इमोरालिटी क्या है। इसके बाद में नंबर 6 नंबर पॉइंट है इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इस पोइम को पढ़ने के बाद में किसी और ने कोई पोइम लिखी क्या, इस पोइम से कोई लाइनें लेके किसी और ने नॉवल तो नहीं लिखा, ये इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो इस पोइम के बाद में ईट्स ने खुद ने एक और पोइम लिखी थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद में डब्ल्यू वी ईट्स ने खुद ने एक और पोइम लिखी जिसका टाइटल था बाइजेंटियम। ये तो सेलिंग टू बाइजेंटियम है, बट बाद में जो लिखी 1930 के अंदर, 1930 के अंदर, वो थी बाइजेंटियम। पूछा जाता था इस पोइम का सिक्वल क्या था, इसके बाद में कौन सी पोइम आई, तो उसका नाम था बाइजेंटियम। तो इसी पोइम की जो स्पिरिचुअल थीम है उसको कंटिन्यू करती है आगे। दूसरा पॉइंट है, आपको ब्लू कलर के अंदर जो नाम दिख रहा है, फिलिप रूथ का। फिलिप रूथ का एक नॉवल आया था द डाइंग एनिमल। ये डाइंग एनिमल, द डाइंग एनिमल
इसी पोइम से ली गई एक लाइन है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई डाइंग एनिमल किसी ने नॉवल लिखा, उसकी लाइन कहाँ से ली गई है, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम से। द डाइंग एनिमल लिखा किसने है, फिलिप रूथ ने, रोथ। नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो है कि एक और नॉवल आया जिसका नाम था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। अब ये तो पहली लाइन है इस पोइम की, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोइम, जिसको टाइटल बनाया कॉर्मैक मैककार्थनी ने, नो कंट्री फॉर फॉर ओल्ड मैन, इसकी पहली लाइन है। नंबर 4 पर है एक फैंटेसी सीरीज़ आई थी द सेरेटाइन मोज़ाइक, उस पर भी इस वर्क का प्रभाव देखने को मिलता है। वो फैंटेसी सीरीज़ जिसका नाम था द सेरेंटाइन मोज़ाइक, वो किसने बनाई या किसने लिखी, वो थी गैब्रियल काय ने। नाम थोड़ा बहुत गलत प्रोनाउंस कर दूं तो उसके लिए सॉरी। नंबर 5, 2013 के अंदर एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री लिखी गई W.B. ईट्स पर, उसमें इसी को टाइटल दिया गया था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, और उस वर्क ने आईफा अवार्ड विन किया था 2013 के अंदर। आयरिश डॉक्यूमेंट्री W.B. ईट्स नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, IFTA अवार्ड, सॉरी आईफा नहीं, IFTA अवार्ड विनिंग। ओके, तो ये सारे के सारे विकीपीडिया पर दिए हुए हैं। आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं पोइम के बारे में। ईट्स की बाइजेंटियम, फिलिप रूथ की द डाइंग एनिमल, गॉर्मैक मैकार्थी का नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, गाय गैब्रियल की का द सेरेंटाइन मोज़ाइक, और 2013 का आयरिश डॉक्यूमेंट्री W.B. ईट्स। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुई हैं, इससे हमें पोइम समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। एसोनेस यूज़ किया गया। एसोनेस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आइए पता होगा, रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। जब वोवल साउंड का रिपीटिशन होता है बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, कहीं पर भी एक लाइन के अंदर, तो जैसे एक लाइन आएगी, एन एज्ड मैन इज बट ए पाल्ट्री थिंग, इसमें रिपीटेशन है ए का। जैसे एन के अंदर ए आ गया, एज्ड के अंदर ए आ गया, मैन के अंदर ए आ गया, और बट के अंदर छोटे वाला ए आ गया, फिर से ए आ गया। तो ए जो आपका वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। दूसरा एग्जाम्पल आपको एसोनेंस का मिलेगा जब लाइन आएगी, माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, इसमें ओ साउंड। जैसे कि बॉडी के अंदर देखो ओ आ गया, फॉर्म के अंदर ओ आ गया, फ्रॉम के अंदर फिर से ओ आ गया, तो बॉडीली फॉर्म फ्रॉम ओ का रिपीटेशन जो दिख रहा है ये भी एसोनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन यानी कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड वो भी बिगिनिंग के अंदर आना चाहिए। जैसे फिश, फ्लैश और फॉल, ये तो आराम से दिख रहा है फै साउंड का रिपीटेशन। दूसरा एग्जाम्पल लॉर्ड्स एंड लेडीज़ के अंदर लै साउंड का रिपीटेशन, लै से लॉर्ड, लै से लेडीज़। तो फिश, फ्लैश, फॉल में फै, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ में लॉर्ड एंड लेडीज़ में लै साउंड, ये अलिट्रेशन है। नंबर 3 है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है कि जब पोइम लिखी गई, पोइम के अंदर एक लाइन है, वो बिना किसी फुल स्टॉप के उसका सेंटेंस अगली लाइन तक जाता है, चाहे वो दूसरी लाइन में जाए, तीसरी में, कि पूरा सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, लाइन रन थ्रो होती है अगली लाइन्स में, उसे हम एंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे ये पूरी लाइन है, अब वैसे तो इसकी 2 लाइनें बन जाएंगी वहाँ पर जाके, एंड फास्टेंड टू डाइंग एनिमल इट नोज नोट व्हाट इज इट एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। यानी कि लाइन की स्टार्टिंग से लेकर फुल स्टॉप तक जो लाइनें एक लाइन से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में चलती हैं, एंजैबमेंट का, उसे हम एंजैबमेंट कहते हैं। 4 नंबर पॉइंट है इमेजरी। इमेजरी है कि आपने कोई ऐसा वर्ड आता है तो माइंड में कोई तस्वीर बनती है, जैसे कि इन वन अनदर आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए, तो इसकी इमेज तो आपके फट से दिमाग में बन जाएगी कि हाँ, नौजवान आज के युवतियाँ जो कि एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, है ना, ये तो तस्वीर आपकी अच्छे से बन जाएगी। वर्ड्स इन द ट्री, पेड़ों पर पक्षी। सॉलोमन फॉल्स यानी कि झरने, मछलियों, ये सॉलोमन एक प्रकार की मछली होती है, उससे भरे हुए झरने। मैकर्ड, ये मैक कैरल भी एक प्रकार की मछली होती है, फिश होती है, उससे भरे हुए समुंदर।
एक सीन बनता है कि हाँ कोई झरना सा है, उसमें मछलियाँ बहुत सारी है, समुद्र है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। हेमल्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामलिंग, यानी कि एक प्रकार का कोई हेमल्ड गोल्ड यानी कि सुनार जो गोल्ड से चीज़ें बना रहा है, उसकी भी एक इमेज बनती है। मेटाफर का यूज़ किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, ए टैटर्ड कोट, एक फटा पुराना कोट अपॉन ए स्टिक, एक लकड़ी पर फटा पुराना कोट, जो मेटाफर है ओल्ड मैन के लिए। यानी ओल्ड मैन को कंपेयर किया गया एक स्केयर क्रू के अंदर, जो खेतों के अंदर लगाते हैं ना, लकड़ी गाड़ के ऊपर एक फटा सा कोई कोट, कोई कपड़ा सा पहना देते हैं, उससे, जैसे हम बिजू का बोलते हैं। फास्टेंड टू डाइंग एनिमल, यानी कि फंसा हुआ, फास्टेंड यानी कि फंसा हुआ, टू ए डाइंग एनिमल, एक मरने वाला एनिमल। अब डाइंग एनिमल क्या है, यानी कि हमारे बॉडी, हमारा जो शरीर है, उसके लिए ये मेटाफर यूज़ किया गया। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस, यानी कि और ज़्यादा फटना, मोर्टल ड्रेस से, ये हमारी बॉडी को कंपेयर किया गया है, जो कि डे बाई डे क्या होती है, डिके होती है, ख़त्म होती है। उसको भी ऐसे सिंबल के मेटाफर में यूज़ किया कि जैसे कोट है जो टंगा हुआ है, इसके चिथड़े उड़ते रहते हैं, और पुराना, जितना पुराना उतना है वो फटता जाता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी। पर्सोनिफिकेशन, सॉल को क्लैप करते हुए दिखाया गया है कि सॉल क्लैप करती है, सॉल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, गाती भी है और ज़्यादा गाती है। तो सॉल गा भी रही है, तालियां भी बजा रही है। तो सोल यानी कि आत्मा कोई चीज़ तो है नहीं, इंसान तो है नहीं, इसलिए सोल को क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया। नंबर 7 है ऑक्सीमोरन, क्योंकि उसका आइडिया अपोजिट है। जैसे कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर, कहीं ना कहीं तो वो तो अमर होना चाहता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे दिल को खा लो, यानी कि मेरे को ख़त्म कर दो। एक तरफ है आइडिया अमर होने का, एक तरफ वो चाहता है कि मेरे को नष्ट कर दो। अब ये ऑक्सीमोरन है। अब इसका डीप आइडिया ये चाहता है कि भाई मेरे को इस बॉडीली फॉर्म से फ्री कर दो, इस शरीर से, और मेरे को इमोर्टल में ले जाओ, नश्वरता में ले जाओ, अमरता में ले जाओ, अमर हो जाऊँ मैं। तो डीप आइडिया इसका ये रहेगा, इसलिए ये ऑक्सीमोरन है। सिम्बोलिज्म, बाइजेंटियम खुद एक इसके अंदर सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये तो याद ही कर लो, ये सिंबल है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड आर्टिस्टिक इमोरलिटी का। रिपीटेशन देखने को मिलेगा, सिंग 2 बार आएगा, सिंग सिंग, और एंड का रिपीटेशन स्टार्टिंग के अंदर है। जक्शा पोजिशन क्या होता है कि दोनों आइडिया कॉन्ट्रास्ट में रखे जाते हैं, एक तरफ एक बात करी जाएगी, उसके अपोजिट में दूसरी बात होती है, जिसे हम जक्शा पोजिशन बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया यूथ और ओल्ड एज के अंदर, एक तरफ नेचर वर्ल्ड, एक तरफ क्या है सिटी ऑफ बाइजेंटियम है, एक तरफ फिजिकल डिके है, दूसरी तरफ क्या है स्पिरिचुअल इमोरलिटी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जक्शा पोजिशंस के, जो कि एक लिटरेरी डिवाइसेस होती है। ठीक है, अब हमारी चलती है पोइम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब कई बार कहीं को ये होता है कि सर हमें समरी नहीं पता, थोड़ा सा ना कोई और एक आधी वीडियो और देख लिया करो। अगर मेरी वीडियो देखनी होती है ना, पहले किसी और जो भी आपको चैनल बढ़िया लगे यूट्यूब पे कोई भी देखो, वहाँ से एक समरी से पहले सुन लिया करो, ताकि यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा। एक होता है कि आपको जस्ट समरी बताई जाए, कहानी बना के ये ऐसी बातें हैं। एक आपको उसके हर एक वर्ड, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे यूज़ हुई है, इसका डीप मीनिंग क्या है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है। तो मेरी वीडियो में आपको क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले समरी बता दूंगा तो बस ठीक है समरी से बात चल जाएगी, क्योंकि वो तो एक कहानी सी होती है। इसमें कहानी आपको मैंने बताई दी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि चाहता है कि मैं संसार को छोड़ दूँ, मैं एक इमोरल हो जाऊँ, ऐसा प्राणी बन जाऊँ जो कभी ख़त्म ना हो। ये तो एक ओवरऑल समरी होगी ना। इससे जो जो भी ऊपर 40 मिनट में मैंने आपको समझाया, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जितनी ऊपर गई हैं सारी की सारी। अब क्या पता भाई, वो पूछ लेगा इसमें जक्सटापोजिशन का क्या एग्जांपल है, वो पूछ लेगा रिपीटिशन कहाँ पे आया है, सिंबल किस चीज़ को सिंबल है, ऑक्सीमोरन कहाँ पे है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है। और छोड़ो, अगर मान लो उसने ये पूछ लिया कि भाई ये जो अभी ये आया कि नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन है, ये नॉवल किसका है, अब ये समरी के अंदर थोड़ी आएगा। किसी ने पूछ लिया कि भाई इसी पोएम में से एक लाइन ने लेके फिलिप रूथ ने कौन सा नॉवल लिखा, अब हमें क्या पता कौन सी लाइन है, क्योंकि समरी होती है कि उसमें है क्या। ठीक है ना, इसलिए भाई थोड़ा बोर ना हुआ करो कि ये क्या बताया जा रहा है, ये काम की चीज़ें यूजीसी नेट का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं ना उन्हें पता है,
कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्या आता है। बाकी DSSB का एग्ज़ाम है, वहाँ पर जाके आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी लेंथी आंसर होते हैं। वो चाहता है कि आपको पोइम की हर एक पॉइंट से आपके पास नॉलेज हो। खैर, हम इन बातों पे तो अलग वीडियो बन जाएगी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसको भी हम कैसे समझेंगे? हम पहले स्टैंजा की समरी समझेंगे। 4 स्टैंजाज हैं, क्योंकि अब आपको समरी समझ में आएगी, थोड़ा इजी भी हो जाएगा। पहला स्टैंजा क्या है कि हमें पता है कि जो हमारे WB ईट्स बूढ़े हो चुके हैं। मैं कहूँगा एक बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति एक यात्रा पे निकल चुका है, बाइजेंटियम जा रहा है, रास्ते में है। क्योंकि पहली लाइन में उसने दिस का यूज़ तो करेगा नहीं, वो तो पहली लाइन में क्या कहेगा, डैट कंट्री, यानी कि वो कंट्री। ऐसा लगता है कि वो कंट्री को छोड़ चुका है। वो कहता है कि जिस कंट्री को वो छोड़ के आया है, यानी कि हमारी दुनिया, इस दुनिया को छोड़ के आया है, वो दुनिया कैसी है, वहाँ पर यूथ क्या कर रहे हैं, उनकी जनरेशन्स कैसी हैं। पहले स्टेंजा में बस यही बातें हैं। अब हम इसी को पढ़ेंगे और दिमाग में कुछ भी मत रखना। द स्पीकर सेज, स्पीकर ये कहता है, द स्पीकर सेज द वर्ड ही लिव्स, कि दुनिया जिसमें वो रहता है, इज डोमिनेटेड, उसमें डोमिनेशन किसका है, यूथ का और फिजिकल प्लेजर का, एंड नेचुरल फर्टिलिटी, कि जो दुनिया में वो रहता है वो दुनिया किससे भरी हुई है, यूथ से और फिजिकल प्लेजर से, यानी कि यूथ है वो फिजिकल प्लेजर ले रहे हैं, और नेचुरल फर्टिलिटी है मतलब पैदा करना, जनना, कोई काम नहीं है, प्यार करते हैं, बाहों में चिपटे हैं और फिजिकल होते हैं, और ज़्यादा जनरेशन को पैदा करते हैं, वो लोग मरते रहते हैं, तो सिर्फ इसी सर्कल में उलझे हुए लोग हैं। सो इट फील्स लाइक नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, तो ऐसा लगता है कि वो कंट्री तो भाई बूढ़े लोगों के लिए तो नहीं है। बूढ़े लोग तो भाई ना तो वो यूथ हैं, ना वो फिजिकल प्लेजर ले सकते हैं, ना वो अब बुढ़ापे के अंदर ना भी कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि दैट कंट्री इज़ नो फॉर ओल्ड मैन। एवरीवेयर लाइफ इज़ बिजी, यानी कि वो कंट्री जिसको छोड़ के आए हैं, जिसे मैं कहूँगा कि हमारी दुनिया, जिसको छोड़ के आए हैं उस दुनिया, तो वो दुनिया बिजी है विद लव एंड रिप्रोडक्शन, प्यार करने में, रिप्रोडक्शन करने में, एंड पीपल आर स्वेप्ट अप इन सेंसरी प्लेजर, लोग सेंसरी प्लेजर ले रहे हैं ऑफ लिविंग, इस जिंदा रहने का। इन दैट एटमोसफेयर एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड एंड लास्टिंग अचीवमेंट्स ऑफ माइंड एंड आर्ट आर इग्नोर्ड, तो ऐसे एटमोसफेयर के अंदर यहाँ पे यूथ सिर्फ प्यार कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ पर जो बुढ़ापे वाली चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, या वो आर्ट की चीज़ें जो हमेशा परमानेंट चलेंगी, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप देखो कि अगर हम यूथ के अंदर हैं, क्या हमारा कोई ध्यान है कोई पुरानी चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ? नहीं है ना। बस वही बात वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, यानी कि WB ईट्स कह रहा है। द स्टेंजा सेट्स अप द स्पीकर्स सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हिज विश फॉर समथिंग एंड्यूरिंग बियॉन्ड बॉडीली लाइफ, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ के, इस बॉडली फॉर्म को छोड़ के कहीं और जाना चाहता है। अब ये लाइनें पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। रेड कलर के अंदर लिखी हुई लाइनें ओरिजिनल है, नीचे जो ब्लैक कलर के अंदर है वो इसका एक सिंपल मीनिंग है। डैट इज़ नो कंट्री फॉर एन ओल्ड मैन, कि वो कंट्री बूढ़ों के लिए नहीं है। मीनिंग दिस प्लेस इजेंट सूटेबल फॉर ओल्ड पीपल, कि वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में क्या है, द यंग, यंग यानी कि नौजवान, इन वन अनदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, पेड़ों पर पक्षी। अब ये लाइन आगे जाएगी। फिलहाल के लिए वो कह रहा है कि वो कंट्री बूढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो नौजवान है वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं। बर्ड्स इन ट्री, पेड़ों पर जो पक्षी हैं। अब इसको छोड़ दो, ये जो लिखा है ना, दो डाइंग जनरेशन, इसको छोड़ दो। एट देयर सॉन्ग, मतलब वो जो पक्षी है ना, बर्ड्स इन द ट्री, वो सॉन्ग गा रहे हैं। सॉन्ग किसका गा रहे हैं, दो डाइंग जनरेशन्स का।
उन मरती हुई पीढ़ियों का। देखिए पक्षी जो पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, जो यूथ एक दूसरे के बाहों में लिपटे पड़े हैं, ये शो करता है कि ये डाइंग जनरेशन्स हैं। डाइंग यानी कि मर जाएंगी, परमानेंट तो नहीं है। अब यही तो है ना, एक तरफ तो मोर्टल एक इमोर्टल चीज़ें, ठीक है। ये पक्षी डाइंग जनरेशन का सॉन्ग गा रहे हैं, यानी कि ईच जनरेशन लिव्स एंड डाइज वाइल सिंगिंग इट्स आउन लाइफ। ये सारे के सारे अपने गीत गाते हैं, अपनी मतलब एक मज़े की ज़िंदगी जीते हैं। अब आगे वो कहता है कि भाई कुछ मछलियाँ, सीनरी यहाँ पे इमेज आएगी। द सॉलोमन फॉल्स, फॉल्स होता है झरना जो गिरता है। सॉलोमन यानी कि मछली एक प्रकार की फ़िश है। द मैककर्ड भी एक प्रकार की फ़िश है। क्राउडेड, क्राउड होता है भीड़, सीज यानी समुंदर, यानी कि समुंदर और झरने मछलियों से भरे हुए हैं। कहने का मतलब वो जीवन जो पैदा होते हैं और मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, ये दुनिया इस चीज़ से भरी हुई है। मीनिंग नेचर टीम्स विद लाइफ लीपिंग सॉलोमन फिश फील्ड सीज। ये दिखाया गया है कि नेचर, ये जो चीज़ है ना, आज लाखों की संख्या में समुद्रों के अंदर मछलियाँ हैं, ये भी मर जाएंगी। फिश, फ्लैश एंड फॉल, पहले तो इन तीन वर्ड को देखो। फिश का मतलब कि वो जीव जो पानी के अंदर रहते हैं। फ्लैश यानी कि हम इंसानों के लिए यूज़ किया गया, जो ज़मीन पर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। और फॉल, फॉल बाज टाइप होता है जो आसमान में रहता है। मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले, ज़मीन के ऊपर रहने वाले और आसमान में रहने वाले, कुल मिला के पूरी दुनिया के अंदर ये सारे की सारी चीज़ें कमेंड ऑल समर सलॉन्ग। तो ये तो सिर्फ समर यानी कि रिप्रेजेंट करता है एक अच्छे मौसम को। ये एक अच्छी चीज़ों का सिर्फ मज़ा लेते हैं, चाहे वो पानी के जीव हैं, ज़मीन के ऊपर हैं या फिर आसमान के अंदर हैं। वट एवर इज़ बिगोटन बॉर्न एंड डाइज, कि जो भी चीज़ें, बिगोटन जिसको जना जाता है, जनना, बॉर्न जिसको जन्म दिया जाता है, और डाइज जो मरता है, यानी कि जो जमता है वो मरता भी है, चाहे वो कहीं पर भी हो। फिश, फ्लैश और फॉल, चाहे वो कितना ही समर के लॉन्ग सीज़न को कमांड करे, इंजॉय करे, ये सारे की सारी चीज़ें, ये ज़मीन पर रहने वाले, पानी पर, ज़मीन पर, आसमान पर रहने वाले यूथ, और ये सारी जो चीज़ें मर जाएंगी, ये सारे के सारे इस दुनिया के अंदर कॉट, कॉट यानी कि पकड़े हुए हैं, कैच के अंदर है। कॉट इन डैट सेंसुअल म्यूज़िक, वो एक सेंसुअल म्यूज़िक के अंदर फंसे हुए हैं, सिर्फ सेंसेस का यूज़ करते हैं, प्लेजर लेते हैं, सुख लेते हैं। चाहे वो समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों में मछलियाँ हैं, ज़मीन पर रहने वाले इंसान हैं, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी हैं। पक्षी, ज़मीन, पताल, सारे के सारे फिज़िकल प्लेजर ले रहे हैं। ऑल निगलेक्ट, ये सारे के सारे निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करना, अनदेखा करना, वो अनदेखा कर देते हैं मॉन्यूमेंट्स। अब मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? स्मारक, बड़ी बड़ी इमारतें। ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, अब अनएजिंग यानी कि जिनकी कोई उम्र नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, यानी कि उस बुद्धि के, जो देवीय जो हमारे पास बुद्धि है, उसको तो अनदेखा कर देते हैं यूथ, पक्षी, पानी के अंदर रहने वाले जीव जो जमते हैं, मरते हैं, अपना प्लेजर लेते हैं, उनको आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो सारे अपने सुखों के अंदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। अब समझ में आ गया? इसलिए वो कहता है कि वो कंट्री बूढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि बूढ़े इन चीज़ों से दूर हैं। पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेंजा, मैंने भी कई यूट्यूब पर वीडियोस को सुना, समरी सुन के ये नहीं समझा रहा कि भाई हो क्या रहा है। अब पहला स्टेंजा मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से पढ़ा, जो लिखा है ना, उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात तो है। अब दूसरा स्टेंजा है कि अब पोइट हमें बताएगा कि भाई बुढ़ापे के अंदर क्या क्या दुख तकलीफ़ें आती हैं, या इस सोसाइटी के अंदर बुढ़ापे को किस एंगल से देखा जाता है, क्या नज़रिया रहता है लोगों का बुढ़ापे को लेकर इस संसार के अंदर। द स्पीकर कंपेयर्स ओल्ड एज टू ए वीक worn आउट बॉडी, ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, यानी कि खूंटी पर पतली सी लकड़ी पर टंगा हुआ फटा पुराना कोट, उसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं
यानी कि इन बुढ़ापे को कंपेयर करते हैं इस चीज़ से। फिर भी वो कहते हैं कि भले ही शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर तो ऐसे है जैसे खून पतली सी लकड़ी पर टंगा हुआ फटा पुराना कोट, बट जो अंदर से जो आत्मा है ना, वो जिंदा होती है, वो राइज होती है। जितना बुढ़ापा आएगा उतनी आत्मा राइज होती है। दिस डिके थ्रू स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक अवेकिंग, द सोल मस्ट सिंग जॉयफुली डिस्पाइट द बॉडीज डिक्लाइन, स्टडिंग एटर्नल ब्यूटी एंड विजडम। यानी कि जितना शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा उतनी ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती है। पता नहीं वो कहाँ से सीखती है, अपने आप सीखती है। वो आध्यात्मिकता और ये मोनूमेंट जो थे, परमानेंट आर्ट है, धार्मिक चीज़ें है ना, बुढ़ापे के अंदर जो आती हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। उसकी आत्मा उतनी ज़्यादा जागृत होती है। दिस डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट लीड्स हिम टू बाइजेंटियम। अब वो ऐसे एक आध्यात्मिक फुलफिलमेंट के लिए वो बाइजेंटियम जाना चाहते हैं। इसी डिज़ायर को पाने के लिए वो बाइजेंटियम आए हैं, क्योंकि बाइजेंटियम आने का मतलब आपने इन चीज़ों को पा लिया। द सिंबल ऑफ एटर्नल आर्ट एंड डिवाइन परफेक्शन, क्योंकि बाइजेंटियम किसका सिंबल है? एटर्नल आर्ट एंड डिवाइन परफेक्शन का। अब आपको ये स्टेंजा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, पहली लाइन कहती है कि एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, इज है बट मीन्स ओनली ए पाल्ट्री थिंग। पाल्ट्री मतलब कि वर्थलेस, यूजलेस, जिसका कोई यूज़ नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति तो सिर्फ एक यूजलेस चीज़ है, ऐसी वस्तु जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। अब वो आगे वो कहता है कि वो तो एक यूजलेस चीज़ है। आगे वो डायरेक्टली बोलता है ए टैटर्ड, टैटर होता है फटा पुराना, जिसके चिथड़े उड़ गए होते हैं, पुराना सा कोट। ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, एक लकड़ी पर टंगा हुआ कोट। तो ये एक मेटाफर हो गया, मतलब कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति है वो तो इस संसार के लिए एक यूजलेस थिंग होती है, एक प्रकार का किसी लकड़ी पर टंगा हुआ फटा पुराना कोट। अनलेस, अब अनलेस लगाया, अनलेस का मतलब कि फिर भी, मतलब शरीर तो इस प्रकार हो चुका है, फिर भी सॉल, सॉल यानी आत्मा, क्लैप करती है इट्स हैंड, अपने हाथों से, एंड सिंग, गाती है, एंड लाउडर सिंगिंग, और ज़ोर से गाती है। यानी कि शरीर तो बूढ़ा हो जाता है बट आत्मा उतनी ज़्यादा जागृत होती है, अवेक होती है। क्योंकि यूथ के दम पता नहीं चलता भी हमारी आध्यात्मिकता क्या है, धार्मिक चीज़ें क्या है। इसलिए मैंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसके अंदर। तो आत्मा उतनी ज़्यादा क्लैप करती है, लाउडर सिंगिंग, और ज़ोर से गाती है, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। मोर्टल जो ख़त्म हो जाएगी, कि आत्मा जैसे जैसे, अब फॉर एवरी टैटर, टैटर होता है और फटना, चिथड़े उड़ना, इट्स मोर्टल ड्रेस। आत्मा इस शरीर के, बॉडीली शरीर के जितने ज़्यादा चिथड़े उड़ते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ये बुढ़ापा तो एक प्रकार का फटा पुराना कोट है, उस कोट के जितने चिथड़े उड़ते हैं, आत्मा उतनी ज़्यादा तरीके से लाउड सिंगिंग करती है। मतलब जितना ज़्यादा बुढ़ापा, आत्मा उतनी ज़्यादा जागृत, एंड लाउडर सिंगिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। तो यहाँ पे हमने देखा था ये सॉल क्लैप कर रही है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, रिपीटेशन भी देखो, सिंगिंग, फिर आगे सॉरी सिंग और सिंग का। ठीक है, अब मैं बीच में रिलेटिव डिवाइस नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि वरना हमारा माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है। आगे पॉइंट करता कि नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल। अब ये जो आत्मा जो सीख रही है, तालियां बजाती है, ये इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, बट स्टडिंग। ये आत्मा कहाँ से सीखती है? मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स आउन मैग्निफिकेंस। ये जो भव्य शानदार जो इमारतें हैं, यानी कि आर्ट जो है, वो तो वहाँ से सीखती है, अपने आप सीखती है। जब बुढ़ापा आता है तो आत्मा अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकती है, उसको पहचानती है, उसको सीखती है। एंड देयर फोर, और इसीलिए आई हैव सेल्ड, सेल्ड आ गया ना, सेल यात्रा करने के लिए, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि मैं आ चुका हूँ, मैं आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। द सीज एंड केम, मतलब कि मैं समुंदर पार करके आया हूँ। कहाँ पे आया हूँ? टू द हॉली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, इसलिए मैं इस पवित्र शहर बाइजेंटियम में आया हूँ। तो दो स्टैंजा कंप्लीट हो गया।
उसने बताया कि बुढ़ापे में क्या कुछ है, बुढ़ापे को किस एंगल से देखा जाता है। बस याद रखना कि यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जितना ज़्यादा बुढ़ापा आता है उतनी ही आत्मा राइज होती है, स्पिरिचुअलिटी तरफ झुकती है, और उसी स्पिरिचुअलिटी परफेक्शन को पाने के लिए वो बूढ़ा व्यक्ति W.B. ईट्स कहाँ आया है? बाइजेंटियम। अब वो तीसरे स्टेंजे में बाइजेंटियम में आ चुका है और वहाँ पे प्रेयर करेगा उन देवताओं से कि मैं यहाँ पे तो आया हूँ, अब मेरी आत्मा को और ज़्यादा सिखाओ, मतलब कि मेरे को इस शरीर से निकालो और मेरे को एक परमानेंट आर्ट में तब्दील कर दो। इन दिस स्टैंजा द स्पीकर कॉल्स आउट द वाइज सेजेस ऑफ बाइजेंटियम, यानी अब बाइजेंटियम के अंदर है। बाइजेंटियम एक ऐसा शहर जिसमें पुराने रीति रिवाज, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। वहाँ पर जो संत है ना, देवता, उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मेरे पास आओ, आस्किंग देम टू गाइड दिस सोल, कि मेरी आत्मा को गाइड करो। ही वॉन्ट टू लीव बिहाइंड द लिमिटेशंस ऑफ मॉर्टल बॉडी एंड एंटर टू स्पिरिचुअल एटर्नल रियलिज्म। वो मॉर्टल बॉडी को छोड़ना चाहते हैं और स्पिरिचुअल एटर्नल रियलिज्म में जाना चाहते हैं। बाइजेंटियम रिप्रेजेंट ए प्लेस वेयर आर्ट, बाइजेंटियम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक प्लेस को, यहाँ पे आर्ट है, इंटेलेक्ट है, स्पिरिट मीट है। यहाँ पे आपकी आर्ट, बुद्धि और आत्माएं मिलती है, एक ऐसा शहर। ऑफरिंग टाइमलेस सिग्निफिकेंस एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। अब देखो, अब वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, ओ सेजेस, ओ संतो, यानी कि यहाँ पे हो गया आपकी एपोस्ट्रॉफी, वहाँ पे मैंने नहीं लिखी थी, डायरेक्टली उनको एड्रेस किया जा रहा है संतों को। ओ सेजेस स्टैंडिंग, जो खड़े हुए हैं, इन गॉड्स हॉली फायर, गॉड्स यानी कि भगवान की बनाई हुई पवित्र अग्नि उसके चारों ओर खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ना पिक्चर आती है, आप गूगल पे सर्च करना कि गॉड सेजेस स्टैंडिंग इन द गॉड्स हॉली फायर बाइजेंटियम, तो आपको एक फ़ोटो मिल जाएगी। इतना सा काम आप खुद कर लेना, ठीक है, मैंने इसके अंदर फ़ोटो का यूज़ नहीं किया। तो उनको बुला रहे हैं कि जो पवित्र अग्नि के चारों ओर जो संत खड़े हैं, उनको यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति बुला रहा है। बुला के क्या कह रहा है? एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ ए वॉल, यानी कि वो जो साधु संत हैं वो इस प्रकार से खड़े हैं, एज यानी कि सिमिली का यूज़ हुआ, एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ वॉल। मोजाइक होता है सोने का, एक प्रकार की आर्ट थी, गोल्ड यानी कि सोने की, सोने की कलाकारी से दीवारों पर कुछ एंशियंट टाइम के अंदर कुछ कलाकारी, कुछ तस्वीरें बनाई जाती थी दीवारों पर, जो बाइजेंटियम में बनी हुई हैं। वहाँ पर कुछ संतों की तस्वीर है। उन्हीं को उसने कहा है कि तुम जो वहाँ पर खड़े हुए हो संतों, उन्हें बुलाकर क्या कहेंगे? अभी वो तो बता रहा है, यहाँ तो उसने बुलाया कि ओ सेजेस स्टैंडिंग इन द गॉड्स हॉली फायर एज इन द गॉड मोजाइक ऑफ वॉल कम फ्रॉम। अब बुला रहा है कि आओ, कम फ्रॉम द हॉली फायर, उस हॉली फायर से निकल के, उस पवित्र अग्नि से निकल के आओ। पर्न इन ए जायर, पर्न होता है कि भाई बाहर आना, जायर यानी कि चक्कर काटते हुए, उस अग्नि से निकल के बाहर आओ, मतलब कि मेरे पास आओ। क्यों आओ भाई? एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, बी होता है बन जाओ, द सिंगिंग मास्टर्स यानी कि गाने वाले मास्टर्स, ऑफ माई सोल मेरी आत्मा की, यानी कि मेरी आत्मा के सिंगिंग मास्टर्स बन जाओ। मेरी आत्मा जो गा रही है ना स्पिरिचुअलिटी, उसको उसके मास्टर बन जाओ, यानी कि उसको और सिखाओ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। अब 4 लाइनें बिल्कुल ईजी होगी ना, कि वो कह रहा है कि भाई संतो जो पवित्र अग्नि के चारों ओर खड़े हुए हो, यानी कि जो मोजाइक आर्ट्स के अंदर है, यहाँ पे आओ, उस अग्नि से निकल कर आओ और मेरी आत्मा को और ज़्यादा गाइड करो, मेरी आत्मा के मास्टर बन जाओ। मास्टर यानी कि गाइड करने वाला। और क्या करो? कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर, कि मेरे इस हार्ट को कंज्यूम कर दो, ख़त्म कर दो, जो सिक है, बीमार है, विद डिज़ायर, इच्छाओं से। अब दिल की तो इच्छाएं होती है, यानी कि इच्छाएं, ये जो हार्ट के जरिए वो कहना चाहता है कि मेरे इस बॉडली फॉर्म को, जो बॉडी है, शरीर है, इसको तो ख़त्म कर दो और मेरी आत्मा को और ज़्यादा गाइड करो। क्योंकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि बूढ़ा व्यक्ति ये चाहता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो एक ऐसा इमोर्टल चीज़ बनना चाहता है, वो अपनी आत्मा को ही और गाइड करना चाहता है। अब ये रियल के अंदर कोई यात्रा नहीं है, ये इमेजिनेशन है, ये भी याद रख लेना। तो
कंज्यूम माई हार्ट, अबे मेरे दिल को ख़त्म कर दो जो इच्छाओं से भरा हुआ है। अब इसीलिए यहाँ पे था ऑक्सीमोरॉन। वो क्यों चाहता है कि मेरे दिल को ख़त्म कर दो? वो तो एक तरह वो कह रहा है कि मेरी आत्मा को वो कर दो। अब यहाँ पे डीप मीनिंग वही हुआ ना कि वो अपनी आत्मा को तो अमर करना चाहता है और इस शरीर को छोड़ना चाहता है, क्योंकि शरीर की कोई वैल्यू भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, ऑक्सीमोरॉन है, बट मीनिंग इसका कुछ और है। एंड अब उसी हार्ट की बात किया जाए, उसी हार्ट की बात कर रहा है कि कंज्यूम माई हार्ट अवे, कि मेरे इस दिल को कंज्यूम कर दो। कंज्यूम करना, पचा लेना, ख़त्म कर लेना। जो सिक विद डिज़ायर, एक तो वो इच्छाओं से सिक है, सिक यानी कि बीमार है, इच्छाएं कुछ ऐसी हैं। दूसरा वो जो हार्ट है ना, एंड फास्टेंड, अब फास्टेंड से फंसा हुआ, टू ए डाइंग एनिमल, जो डाइंग एनिमल यानी कि मरने वाला जानवर, यानी कि इस बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, उसको ख़त्म कर दो, कंज्यूम कर दो। ये जो टाइटल लिया था ना, जो मैंने आपको बताया था, ए डाइंग एनिमल, और डाइंग एनिमल यहाँ पे बॉडी की बात की जा रही है, मेटाफर है कि इस मरने वाले नश्वर शरीर से जो इच्छाओं से भरा हुआ दिल है उसको ख़त्म कर दो। इट नोज नोट वट इट इज़, क्योंकि दिल को पता ही नहीं कि वो क्या है, क्योंकि दिल तो नौजवानों की दुनिया के अंदर वो इच्छाओं के अंदर फंसा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी इस चीज़ को छोड़ के वो तो स्पिरिचुअल होना चाहता है ना, इसलिए वो कह रहा है कि इस दिल को तो ख़त्म कर दो, क्योंकि ये दिल को पता ही नहीं कि भाई मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है। वो तो और ही चीज़ों के और ही लफड़ों के अंदर फंसा हुआ है। अब ये दो लाइनें क्लियर होगी ना अच्छे से, किनको बुलाया और क्यों बुलाया? उसने उन संतों को बुलाया जो मोज़ाइक आर्ट्स के अंदर बॉल में फ़ोटो बनी हुई है, उन्हें वो कहता है कि यहाँ पे आओ, मेरी आत्मा को और ज़्यादा गाइड करो, और मेरे दिल को तो आप क्या करो, कंज्यूम कर दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि वो तो इच्छाओं में भरा हुआ है। वो एक ऐसी मरने वाली बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या है। एंड गैदर मी, और मुझे ले जाओ, इन टू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, मतलब कि मुझे फिर दिल को तुम ख़त्म कर दो, मेरी इस बॉडी को ख़त्म कर दो, और मुझे गैदर मी, मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो इन टू आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, एक ऐसी आर्ट के अंदर जो एटर्निटी है। एटर्निटी मीन्स एटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के अंदर जो बात की थी कि बूढ़ा व्यक्ति एक ऐसी एटर्नल चीज़ बनना चाहता है, अब वो कह रहे हैं ना कि भाई उसने इच्छा जाहिर कर दी कि मेरे को तो एक ऐसी ट्रांसफॉर्म में कर दो, ऐसी आर्ट बना दो जो हमेशा रहे, जो कभी ख़त्म ना हो, जो टाइमलेस हो। अब लास्ट स्टैंजा के अंदर पोइट क्या कह रहा है? इन दिस फाइनल स्टैंजा द स्पीकर एनविजन्स ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज सॉल एंड बॉडी। अब यहाँ पे वो कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहेगा, कंप्लीट एक आर्ट की फॉर्म में बदलना अपने आप को। ही वॉन्ट टू लीव द natural decaying human from behind and take on eternal artistic form made of gold like Byzantium art। यहाँ पे वो बाइजेंटियम में बनी हुई एक गोल्ड की आर्ट में अपने आप को बदलना चाहेगा, क्योंकि वो जो बाइजेंटियम की जो आर्ट थी गोल्ड की, वो परमानेंट थी, वो आज भी है, सदियों सदियों से चली आ रही है। क्योंकि वो जो आर्ट है ना, इन दिस मोर्टल शेप, क्योंकि इस फिर वो जो इमोर्टल हो जाएगा, तब वो आर्ट बन जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वो एक स्टोरी गाएगा किसकी? पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। यानी कि वो ना तो उसके लिए पास्ट मैटर करेगा, सॉरी, वो पास्ट में भी रहेगा, वो प्रेजेंट में भी रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा। बट जो हमारी बॉडी है वो तो प्रेजेंट में है, उसका ना तो कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। फॉर द सेजेस एंड रूलर्स ऑफ बाइजेंटियम, मतलब कि उसकी फिर वो ट्रांसफॉर्म होके ना उस आर्ट में तब्दील होके, तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए गाएगा। किन के लिए गाएगा? उन सेजेस के लिए, रूलर्स के लिए और बाइजेंटियम के लिए। द स्टैंजा एम्फेसाइज द अल्टीमेट गोल स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक इमोरलिटी। अब लाइनें पढ़ोगे तो थोड़ा और ये इजी हो जाएगा। अब वो पोइट कहता है कि वंस, एक बार, आउट ऑफ नेचर, अगर मैं इस बॉडी से फ्री हो गया, ये जो अभी मेरा जो शरीर है, अगर मैं इससे फ्री हो गया, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि बाद में मैं किसी और बॉडीली फॉर्म के अंदर या नेचुरल थिंग में नहीं आऊँगा। ये तो लाइनें खुद अब पढ़ने में तो ईजी है ना, कि वंस, एक बार, आउट ऑफ नेचर, इस नेचर से बाहर होने पर, आई शैल नेवर, मैं कभी नहीं आऊँगा, टेक माई बॉडी, यानी कि मेरी बॉडी को दोबारा मैं नहीं लेके आऊँगा, फ्रॉम फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि किसी नेचुरल थिंग के अंदर लेके नहीं आऊँगा।
क्योंकि नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मुझे तो एक इमोर्टल चीज़ बननी है, आर्ट आर्ट बनना है, आर्ट नेचुरल नहीं होती। आगे वो कहता है कि बट सच ए फॉर्म, फिर उस प्रकार की फॉर्म के अंदर, बट वो कहता है मैं, अभी उसने क्या कहा कि भाई मैं नेचुरल थिंग नहीं बनूंगा, ये जो लाइन आई ना, माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि मैं नेचुरल थिंग के अंदर तो नहीं आऊँगा, बट आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है, बट सच ए फॉर्म एज ए ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ मेक, मैं तो ऐसी फॉर्म में बनूंगा, ऐसी फॉर्म में तब्दील हो जाऊंगा जैसे कि ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ, जो ग्रेशियन ग्रीस का जो गोल्ड स्मिथ है, मेक बनाता है ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग, जिस प्रकार से ग्रीस का जो गोल्ड स्मिथ के जो लोग थे वो सोने से जो ऐसी आर्ट बनाते थे जो आज भी प्रेजेंट है, तो मैं अपनी बॉडी को कुछ उस प्रकार की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, नेचुरल चीज़ों के अंदर तो नहीं आऊँगा। फिर आगे वो कहते हैं कि टू कीप ए ड्रॉजी एम्पर अवेक, क्योंकि वो जो चीज़ें थी ना, जो ग्रीस के गोल्ड स्मिथ थे, वो जो जितनी भी सोने की चीज़ें बनाते थे, एक ब्यूटीफुल चीज़ें, आर्ट को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें जो बनाते थे ना, वो चीज़ें, टू कीप ए ड्रॉजी एम्पर अवेक, वो नींद में रहने वाले राजाओं को भी जिंदा रखती थी, मतलब वो भी उनको लेके के ऐसे हमेशा याद करते थे। और ऐसी फॉर्म के अंदर ही डब्ल्यू ईट्स अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो भाई इस उम्र में आकर इस प्रकार का झुकाव देखने को मिलता है। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग, फिर वो कहता है कि मैं एक उस गोल्डन बो में तब्दील हो जाऊंगा, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ और यानी कि बाइजेंटियम के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ थे, यानी कि जो राजा महाराजा थे, उनके पास जो गोल्डन बो के लिए सिंगिंग करता था ना, मैं उस आर्ट में तब्दील हो जाऊंगा। द स्पीकर एनविजन हिमसेल्फ एज ए गोल्डन बर्ड, अब ये रेफरेंस लिया गया आपकी ऊपर मैंने आपको बताया था कि वर्जिल की एनाइड से, याद रखना, एपिक पोइमों से, एपिक पोइट्री से, एक गोल्डन बो, ए गोल्डन बर्ड ऑन ए गोल्डन ट्री सिंगिंग फॉर द एलीट एंड स्पिरिचुअलिटी अवेयर सिटीजन ऑफ बाइजेंटियम, तो मैं क्या गाऊंगा, मैं ऐसा पक्षी बन जाऊंगा, से और सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग, बो होती है एक डाली गोल्डन की सुनहरी, उस पर बैठकर गाऊंगा, क्या गाऊंगा, और व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग, पास्ट यानी जो बीत गया, पासिंग जो बीत रहा है यानी कि प्रेजेंट, और टू कम यानी कि फ्यूचर, यानी कि मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए गाऊंगा, हमेशा के लिए, मैं हमेशा के लिए रहूँगा। हिज सॉन्ग विल एंड कम ऑल टाइम, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, ये टोटल 4 स्टैंड हमने कंप्लीट कर लिए। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे मीनिंग ऑफ पोइम का स्टैंजाज के अकॉर्डिंग डिवीज़न यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो स्टैंजा था ना, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, उसमें क्या थी, उसमें 4 बातें आपको याद दिमाग में रखनी है। देखो, पहला, द वर्ड ऑफ यूथ एंड सेंसुअल प्लेजर डोमिनेट, यानी कि ये जो संसार है ये सेंसुअल प्लेजर से डोमिनेट करता है, द यूथ इन वन अनदर आर्म्स। दूसरी बात, ओल्ड एज इज़ निगलेक्टेड एंड मीनिंगलेस इन ए लैंड डिवोटेड टू फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पर ओल्ड एज को निगलेक्ट किया जाता है, मीनिंगलेस माना जाता है। तीसरा पॉइंट पहला स्टैंजा के अंदर, ईट, यहाँ पे ये कहते हैं कि ये संसार नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सेंसुअल म्यूज़िक का प्लेजर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पे पोइट डिसाइड करते हैं इस संसार को छोड़ने के लिए और यात्रा करते हैं कहाँ की, बाइजेंटियम की। दूसरा स्टेंजा जो था, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखनी है। दूसरे स्टेंजा के अंदर पोइट कंपेयर करते हैं ओल्ड मैन को एक टैटर्ड कोट के साथ, जो कि एक छड़ी पर टंगा हुआ है, एक प्रकार की विविड इमेज का यहाँ पे यूज़ किया गया है, विविड इमेज ऑफ डिके, कि किस प्रकार हमारा जीवन खत्म होता है। और फिर दूसरा पॉइंट है, द सोल मस्ट सिंग एंड लर्न थ्रू मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, यानी कि आप जितना ज़्यादा बुढ़ापा बढ़ता है आत्मा उतनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकती है। ही वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम सेजेस सिम्बॉलिकल टीचर्स ऑफ एटर्नल विजडम, वो उन आध्यात्मिक गुरुओं से कुछ सीखना चाहती है। तीसरा स्टैंजा, जब वो बाइजेंटियम में पहुंच गया था, वो कहता है कि वो वहाँ पे प्रे करता है उन संतों से बाइजेंटियम के जो गोल्डन म्यूजिक के अंदर हैं, कि वो उसकी आत्मा को गाइड करें। आगे वो कहता है कि
ही आस्क डैम टू कंज्यूम हिज हार्ट फ्री, मतलब फ्री होना चाहता है इस मोर्टल पैशन से, वो बॉडली फॉर्म से फ्री होना चाहता है। एंड लॉन्ग्स टू बी ट्रांसफॉर्म एंड रीबॉर्न इन द आर्टिफिक्स ऑफ एटर्निटी, वो आर्टिफिक्स ऑफ एटर्निटी के अंदर तब्दील करना चाहता है अपने आप को। और लास्ट स्टेंजा के अंदर आपको फिर से 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, वंस वो कहता है एक बार मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं इस मोर्टल बॉडी के अंदर नहीं आऊँगा। ही विल नो लॉन्गर रिटर्न टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डिके, ही विल बिकेम ए आर्टिफिशियल इमोर्टल क्रिएशन, वो एक आर्टिफिशियल इमोर्टल क्रिएचर बन जाएगा, जैसे कि एक गोल्डन बर्ड डैट सिंग, जो गाता है, ऑफ टाइमलेस ट्रुथ वट इज़ पास्ट पासिंग और टू कम। दिस इमेज comes from to Byzantium mechanism golden bird that sung in the emperor court। अब यहाँ पे वो एक ऐसा पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि मैं उस प्रकार का पक्षी बनना चाहता हूँ जो पुराने टाइम के अंदर बाइजेंटियम के अंदर राजा महाराजाओं के टाइम पे था, एक ऐसा पक्षी की इमेज। इसको आप सर्च कर दोगे क्योंकि आपको सुनहरा सा पक्षी मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। तो भाई ये थी हमारी पोइम, पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट कर दी। वीडियो 1 घंटा 10 मिनट की बनी है, बट ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट करने के लिए मैं इतना कुछ करना पड़ता है। कोई वर्ड इधर उधर गलत तरीके से प्रनाउंस कर दिया हो तो सॉरी, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। लाइव के अंदर हम रुक के सोच समझ के बोल सकते हैं, यहाँ पे तो कंटिन्यू एक फ्लो में बोलना पड़ता है ताकि कम से कम टाइम के अंदर पूरा मैटर मिल जाए। तो जब भी आप वीडियो को देखते हो तो थोड़ा स्पीड और अप कर लिया करो, 2-3 बार देख लिया करो। और हाँ, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बट ये आपके लिए ना एक सुझाव है। देखो PDF यार आप खुद भी निकाल सकते हो, गूगल पर जाके लिखोगे ना आपको दुनिया जान की PDF मिल जाएगी। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना भाई आपको समझ में नहीं आएगा। PDF तो एक जरिया है काम से भागने का। मेरे से कोई पर्सनली पूछता, मैं ये कहता हूँ हर बार कि भाई PDF यार क्या करोगे PDF का, इसी वीडियो को पॉज करो, खुद की कॉपी लगाओ और लिखते जाओ। लिखोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं 1 दिन लगा देता हूँ, उससे पहले पढ़ता हूँ, फिर ये PDF को टाइप करता हूँ। तो क्या आप एक या टोटल 23 तो पोइम्स हैं, अगर आप एक वीडियो पे 4-5 घंटे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बट वो एक परमानेंट चीज़ें आ जाएंगी। चलो खैर, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।